डाइवर्सिटी के मुद्दे पर बात हो रही है। बीजेपी ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड चला है। देश में पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया है द्रौपदी मुर्मू। मेरे साथ प्रोफेसर जितेंद्र मीना हैं, जो खुद शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। दूसरे डॉक्टर लक्ष्मण हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने 27 ओबीसी के मंत्री बनाए हैं। बीजेपी मार्केटिंग भी कर रही है, धर्म की भी राजनीति कर रही है, और जो कांसीराम साहब का जो मॉडल था कि जो जाति वाले देश में जाति के नेता खड़ा करना पड़ेंगे, बीजेपी दोनों लेवल पे काम कर रही है। क्या होगा आगे? क्या बहुजन आंदोलन खत्म हो जाएगा, बहुजन राजनीति खत्म हो जाएगी और बीजेपी एकमात्र विकल्प बचेगा? और जो द्रौपदी मुर्मू, जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का कैंडिडेट दिया गया है, उससे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इस देश में क्रूशियल संख्या है आदिवासी समाज की, खासकर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। शुरुआत जितेंद्र मीना से करते हैं। क्या मीना साहब, आप खुद उस कम्युनिटी से आते हैं, द्रौपदी मुर्मू 75 साल बाद कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगे। आदिवासी तो कैंडिडेट हुए थे इससे पहले पीएस संघ, लेकिन महिला आदिवासी, क्या इसको अब आप लोग मोदी जी का सोशल जस्टिस मान रहे हैं? नहीं, ये सोशल जस्टिस नहीं है, ये उनके वोट बैंक के पॉलिटिक्स का ही जो है एक विस्तार है एक तरीके से। देखिए, जिस तरीके से हम लोग देखें तो 1994 में जब यूनाइटेड नेशंस में एक बैठक हुई थी जो कि इंडिजीनियस लोगों के राइट्स को लेकर के थी पूरी दुनिया के लेवल, उस समय पर भारत सरकार ने जो है ये डिनाई कर दिया था कि इस देश में कोई इंडिजीनियस लोग रहते हैं, इस देश के आदिवासी भी कोई यहाँ पर रहते हैं, उसको कम्प्लीटली डिनाई किया गया था। अब यहाँ पर जब 2022 में हम लोग देख रहे हैं कि जब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, तो पहली चीज़ तो इसमें यह है कि आदिवासियों के अस्तित्व को बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट किया गया है, ये एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ यह है कि जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया, तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी जब किसी को उम्मीदवार बनाती है, अपनी पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके वो उम्मीदवार बनाती है, उसका ज़मीन से वो इत्तेफाक नहीं रखती कि ज़मीन पर उसकी राजनीति का या उनकी जो बीजेपी की राजनीति है या पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति से कोई सामंजस्य है कि नहीं है। तो बीजेपी ने जो बेहतरीन कैंडिडेट उन्हें लगा कि आदिवासियों में उनके पार्टी के एजेंडे को कौन आगे बढ़ा सकता है, और उस हिसाब से उन्होंने एक उम्मीदवार को जो चयन किया है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि पिछले अगर दिनों में देखें तो जिस तरीके से सोशल इक्वेशंस बैठाने की बीजेपी ने कोशिश की थी, उनके ऊपर जो इमेज बनी हुई थी कि वो एक शहरी मिडिल क्लास अपर कास्ट लोगों की पार्टी है, उस इमेज को भी उन्होंने धोने की यहाँ पर कोशिश की है। ये उनकी एक पॉलिटिक्स का एक एजेंडा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर ज़मीन पर जो आंदोलन चल रहे हैं उसको हम लोग देखें, चाहे हसदेव का मसला हो, सिलगेर का मसला हो, नेतरहाट का मसला हो, या गुजरात में जहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं वहाँ पर जो आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के खिलाफ, ज़मीन के अधिग्रहण के खिलाफ, उन आंदोलनों को इससे कोई मदद नहीं मिलने जा रही। ये बहुत क्लियर कट जो है पोजीशन है, हम लोगों की समझ है। और जिस तरीके का एक डर जो खास करके जो लोग मूवमेंट से जुड़े हैं उनके बीच में एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उनको कहीं आदिवासी राष्ट्रपति बना करके उन्हीं के हाथों से जो है इसको जो है खत्म ना करवा दिया जाए, ये एक चिंता भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर हमें ध्यान में देखनी होगी, वो ये है कि जब पूरे देश में प्रतीकों की राजनीति चल रही है, जब हर जगह से एक सिंबल्स उठाए जा रहे हैं, हर जगह से जो है एक प्रतिनिधित्व के नाम पर जिस तरीके के जो है एक जो है ये कहिए कि टोकन की जो राजनीति चल रही है, उसमें ये चीज़ हमें देखेगी कि बीजेपी इस मामले में उनसे बेहतर साबित होती है। जी, क्या लग रहा है? एक सवाल और लेंगे आपसे, उसके बाद लक्ष्मण यादव के यहाँ जाएंगे, क्योंकि इनकी ओबीसी की सत्ता में भागीदारी भी रहती है, 55% के करीब उनकी आबादी है। सरना कोड बिल एक बड़ी गले की हड्डी बन गई आरएसएस को, क्योंकि 20 करोड़ आदिवासी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमको सरना कोड दिया जाए। क्या ये डैमेज कंट्रोल है द्रौपदी मुर्मू के जरिए? नहीं, दरअसल ये डैमेज कंट्रोल दूसरा है। दरअसल आप देखेंगे तो 2019 के चुनाव जब हुए थे तो CSDS का एक सर्वे कर रहा था कि देश में लगभग 62% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। लेकिन जब आदिवासियों के केस में देखेंगे तो उनका वोटिंग परसेंटेज जो है वो जनरल देश का जो परसेंटेज उससे ज़्यादा है। 70% आदिवासियों ने जो है 2019 के चुनावों में वोटिंग राइट्स का जो है उपयोग किया था। अब दरअसल हो ये रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आदिवासियों के बीच में इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लेकर के कॉन्सियसनेस बढ़ रही है, वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो संविधान में जो उनको हक और हुकूक दिए गए थे उनको लेकर के जैसे जैसे उनके बीच में चेतना बढ़ रही है, उस चेतना का भी फायदा वो लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस इलाकों की आप बात करिए, राजस्थान 14% से ज़्यादा आदिवासी, गुजरात 15% से ज़्यादा, इतने ही जो है आपके मध्य प्रदेश में है, झारखंड 26%, छत्तीसगढ़ 30% आदिवासी आबादी है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो 50% से ज़्यादा, कई इससे जहाँ पे 95-96% ट्राइबल पॉपुलेशन
पॉपुलेशन है दरअसल। और इन सब राज्यों में अगले साल, कुछ राज्यों में इस साल के अंत में, कुछ में 2024 में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस कदम के जरिए बीजेपी इन राज्यों का जो वोट है वो अपने में मर्ज करना चाहती है। जिस समाज से, आदिवासी कबीले से द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, संथाल इस देश का सबसे पुराना जो कबीला है उस कबीले से, और इस कबीले का उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका और कुछ हिस्सा जो है आपका बंगाल का, उस हिस्से में इसका डोमिनेंस है, उसका प्रभाव है। तो जाहिर सी बात है इसके जरिए इस हिस्से को वो जो है कंट्रोल करने की कोशिश, इसको अपने उसमें लाने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज़ कि जो पूरा का पूरा आरएसएस का प्रोजेक्ट है जिसके जरिए वो हिंदुआइजेशन और उस सब की कोशिश चल रही है, उनको लगता है शायद बीजेपी को कि इस मामले में वो उस जो उनका एजेंडा वनवासी बनाने का, हिंदू बनाने का, उसमें वो सक्सेसफुल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से आप कह रहे थे रिलीजियस कोड की मांग, सरना कोड की मांग झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में रही है, लेकिन पूरे देश में अगर हम लोग देखें तो आदिवासी पिछले 70 सालों से 1951 से लेकर के अभी तक लगातार सेपरेट रिलीजियस कोड की मांग कर रहे हैं कि जो कि जनगणना के कॉलम में होना चाहिए। 1951 की जनगणना में लास्ट बार एक अदर का ऑप्शन होता था, उसके बाद से आदिवासियों के लिए वो अदर का ऑप्शन भी नहीं है। अदर में भी अब जैन और इस तरीके की बाकी कम्युनिटी उनको ही रखा गया। तो ऐसे में वो आंदोलन तो सेपरेटली चल रहा है, वो एकदम से अलग चल रहा है। लेकिन बीजेपी इस दबाव को, जो आदिवासियों का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, उस दबाव को महसूस कर रही है। उस पूरी की पूरी जो गर्मी वहाँ पर ज़मीन पर, उस गर्मी को महसूस कर रही है। उनको लग रहा है कि शायद इसके जरिए वो अपने पक्ष में कुछ चीज़ों को कर पाएंगे, इसके जरिए वो वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाएंगे, और यही उनकी पूरी कोशिश है। लक्ष्मण जी क्या कहेंगे, सोशल जस्टिस की विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं क्या वो चूक रहे हैं पॉलिटिकली, और आरएसएस और बीजेपी उसी का फ़ायदा उठा रही है, वो सोशल जस्टिस के करीब होती दिख रही है? देखिए, बीजेपी 2014 के बाद से जो जिस बीजेपी को हम लोग देख रहे हैं, उस बीजेपी का एक नैरेटिव है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ था और हम सब कुछ करने वाले। तो उस सब कुछ, इस वाले तर्क से वो उन सारी गलतियों का ही तो हिसाब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बड़ी शातिर ढंग से राजनीति करती है, उसका दिखाने का चेहरा एक होता है और मूल चेहरा उसका पीछे है, जो आरएसएस वाला चेहरा है। उस आरएसएस वाले चेहरे के पास एक स्पष्ट विचार है। इस देश में अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हेजमनी जो पहले से बनी आ रही थी हजारों साल से, उसमें बीच बीच में जब भी कोई संशोधन हुआ हो, भारत के संविधान की वजह से, मंडल कमीशन की वजह से, उन सब को कैसे कमज़ोर किया जाए और वो वर्चस्व बना रहे, ये अंदर वाला चेहरा है। बाहर वाले चेहरे को वो 2014 के बाद उस तरह से नहीं रख सकते थे कि एकदम से कुछ ही लोगों की पार्टी दिखाई जाए। और ठीक सवाल आपने पूछा कि पहले उसकी गलतियां की गई कि आपने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं की। जिनको सत्ता मिली उन्होंने कुछ हद तक किया। मंडल कमीशन लागू करने का श्रेय संयुक्त मोर्चा की सरकार, मंडल पार्ट 2 यूपीए गवर्नमेंट थी। उसके बाद फिर तमाम राज्यों में तमाम तरह के सामाजिक न्याय के काम भी हुए। लेकिन जहाँ जहाँ चूक हुई, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, उन सब को बीजेपी ने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। बीजेपी अपने दायरे को बढ़ाने के लिए नारा क्या था, सबका साथ सबका विकास। 19 के बाद नारा क्या है, सबका विश्वास। यूपी में अभी मैं देख रहा हूँ कि 2022 के चुनाव के बाद दानिश अली जैसे एक पसमानदा मुसलमान को मंत्री बनाया गया है, जबकि बीजेपी वो पार्टी है जो खुलेआम मुसलमान विरोधी पार्टी होने के नाते वो कहती है कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हम किसी को टिकट ही नहीं देंगे। उनके पास एक नकवी, एक शाहनवाज होते हैं। ये जो चीज़ है पॉलिटिक्स की, वो बीजेपी ने ये समझ लिया कि 14 के बाद मंडल और संविधान की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो मजबूत हो रही है, उस क्योंकि जनता के बीच मजबूत हो रही है। पैरेलल देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां कमज़ोर हो रही थी लेकिन इनके मूवमेंट मजबूत हो रहे हैं। आदिवासियों का कोई राजनीतिक दल उस तरह से केंद्र राज्यों में नहीं है, लेकिन आदिवासी संघर्ष मजबूत हो रहा है। ओबीसी की पार्टियां जो थी वो सत्ता से जैसे जैसे बेदखल हुई, लेकिन आंदोलन बहुत तेज़ी से मजबूत हुआ। दलितों के साथ यही हुआ। ये बात बीजेपी जानती थी कि इग्नोर नहीं किया जा सकता उन्हें। तो पहला भरोसा अपर कास्ट जो वोटर है, जो कोर वोटर है बीजेपी का, उसको ये दिलाया गया कि करेंगे हम वही, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करेंगे, आपको हर जगह आरक्षण खत्म करेंगे, सरकारी नौकरियां बेचेंगे, पूरे देश को उस दिशा में ले जाएंगे जिसमें आपका वर्चस्व कायम रहे। अंदर नीतियां उनके पक्ष में बनती गई और बाहर से एक चेहरा दिखाने वाला इंक्लूसिव बनाया गया। रामनाथ कोविंद उसके प्रयोग थे। मोदी का 14 में आगे कहना कि मैं ओबीसी हूँ, ये उस चेहरे, बदले हुए चेहरे को आगे करने का एक रूप था। उसी के रूप में मैं देखता हूँ आदिवासी महिला के रूप में। लेकिन एक बात ये भी है कि 70 साल में आप लोग जितने लोग राज किए, उन्होंने ये मौका क्यों छोड़ा था बीजेपी के लिए? अभी विपक्ष की क्या मजबूरी थी? विपक्ष एक बताइए, अखिलेश कह रहे हैं परशुराम जयंती,
तेजस्वी कह रहे हैं A to Z, मायावती जी कह रही हैं सर्वजन हिताय, और बीजेपी कह रही है SC ST OBC, अभी उसने वीकेंड मनाया, सोशल जस्टिस वीकेंड। तो ये बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां तो इस पर डिस्कस ही नहीं कर रही है, बात ही नहीं कर रही है। बीजेपी कर रही तो लोग तो उधर जाए। बिल्कुल ठीक बात है। इस देश की बहुसंख्यक जनता जो व्हाट्सएप पर देख करके, जिसको शिक्षा से वंचित किया गया, जिसको बुनियादी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से वंचित किया गया, तो वो एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो 500 रुपये 5 किलो अनाज पे वोट दे रही है। ये भी एक सच्चाई है। बहुत बड़ी आबादी को बहुत लंबे समय तक इन सबसे वंचित किया गया ताकि उनमें विमर्श की एक गहराई नहीं है। तो इसलिए बहुत सामान्य सी बात है। जब ओबीसी मोदी ने कहा ना कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, तो ऐसा नहीं था कि ओबीसी लोगों ने बिल्कुल भरोसा नहीं किया भरोसा। रामनाथ कोविंद के आने का भी भरोसा लोगों ने किया कि हमारे लोगों को मौका तो दे रहा है। वैसे आदिवासी महिला हैं, उनके भी लोग आदिवासी कहेंगे कि हाँ भाई 70 साल में क्यों नहीं दिया था आपने, आपके पास भी तो सरकार थी। एक बात। अब इसका जवाब ये है, ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों के सामने वो चुनौती नहीं है जो बीजेपी के सामने सहूलियत है। क्या बीजेपी को पता है कि अपर कास्ट वोट जो उन्हें मिलता है वो एक मुश्त उनके पास रहेगा, क्योंकि बीजेपी पावर में मजबूत है। वो CSDS का आंकड़ा 90% ब्राह्मण ठाकुर वोट अभी यूपी इलेक्शन में उनको मिला है, एक तरफ से मिला है। कितना भी आप परशुराम का फरसा पकड़े, आपको भी तो मूल्यांकन करना चाहिए था। बहुजन से सर्वजन किए तो आपको वोट नहीं मिला, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल ऑप्शन है, जो उनका अपना ऑप्शन है, जो EWS देता है, जो मंदिर बनवाता है, जो आरक्षण खत्म करता है। एक बात, इसलिए उन्हें अपने कोर वोटर की चिंता नहीं है, वो एकमुश्त उनके पास है। इन पार्टियों ने, विपक्षी दलों ने अपने कोर वोटर को खो दिया, इनका भरोसा खोया है। अब वो भरोसा आपने खोया है या बीजेपी ने साजिश करके लोगों के मन में झूठ भरा है, ये जो भी हो वो आप मूल्यांकन करिए। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने कोर वोटर को जुटा नहीं पा रहे, और जो बाहर के जो आपके कोर वोटर उस तरह से नहीं, आइडियोलॉजी से नहीं है, आप उनको भी अपनी तरफ लाने के लिए कई बार A to Z करते हैं, कई बार परशुराम का फरसा पकड़ते हैं, बहुजन से सर्वजन करते हैं। लेकिन मूल्यांकन करना चाहिए। मेरा काम ये है, देखिए मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे पास कोई जवाबदेही नहीं है, मैं कुछ भी बोलता हूँ आपके सामने। हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों के पास एक जवाबदेही हो, उनके पास तमाम नेता हों, सबको लेकर चलना हो, फिर भी मूल्यांकन तो करेंगे कि चुनाव पे चुनाव हारते हुए भी कहीं चूक हो रही है, वो विचारधारा की चूक तो नहीं है। थोड़ा प्रयोग इस पर भी करिए। बीजेपी को ये नहीं करना है, इसलिए बीजेपी को जो कोर वोट इंटैक्ट है उसको खुश करने के लिए वो पॉलिसी बनाते हैं और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए दलित पिछड़ा आदिवासी को भी ला रहे हैं। तो बीजेपी बहुत शातिर ढंग से, अब हो क्या रहा, अंतिम बात, जिनको बीजेपी SC ST OBC और पसमानदा को जगह दे रही है, वो कोई आंदोलनकारी विचारधारा और एजेंडे पर बात करने वाले लोग नहीं हैं। वो अपने समाज को एक चेहरा दिखाने के लिए हैं कि मैं मौर्य, पटेल, अहिर, कुशवाहा, कुर्मी और तमाम दलित, तमाम आदिवासी हम लोग हैं, क्योंकि हम 27 OBC हैं और 12 दलित हैं कैबिनेट में। हो क्या रहा है, पॉलिसी कहाँ हो रही है, डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में आप कहाँ हैं, आपके फेवर में कोई डिसीजन हो क्यों नहीं रहा है। रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा बेची जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। ये सारे सवाल वो नहीं उठाएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं कर रहा हूँ, आप प्रोफेसर हैं इसीलिए। मोदी कह रहे हैं कि जो परिवार की पार्टी बन के रह गई है, जो सोशल जस्टिस की पार्टियाँ थी, चाहे RJD हो, सपा हो, बसपा हो, JMM हो या DMK हो, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हम आपको CM PM बनाएंगे। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, क्रांतिकारी बच्चे हैं, वो हमारे साथ जुड़े, हम आपको वो मौका देंगे जो ये पार्टी नहीं दे रहा, और इससे युवा आपका उस तरफ जा रहा है। ये बहुत गंभीर सवाल है, परिवारवाद का सवाल। कई बार सामान्य नहीं, परिवारवाद नहीं है, वो नेपोटिज्म कह रहे थे। कह रहे हैं आपके पास लालू जी पहले पीढ़ी के थे, मुलायम सिंह पर, ये सब अपनी मेहनत से आए, लेकिन इनका बच्चा उसका फायदा उठा रहा है, उसमें नए युवा के लिए मौका नहीं है। ये सीधा मोदी जी का आरोप है इन तमाम दलों पर, और वो कह रहे हैं कि जो ऐसे युवा हैं जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको बीजेपी मौका देगी CM PM बनने का। बीजेपी ने मौका दिया था केशव प्रसाद मौर्य को, चेहरा दिखा के चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। हारने के बाद तो डिप्टी CM बनाया ना, डिप्टी CM इस बार बनाया ना। पिछली बार तो कुछ नहीं मिला, स्टूल मिला था। अभी भी जितने लोग हैं पॉलिसी, मैं एक बात कह रहा हूँ, सिंबलिज्म, सोशल जस्टिस को लेकर के लोगों के मन में ये धारणा है कि सोशल जस्टिस वाले ये चाहते हैं कि अगर मैं OBC हूँ तो हर जगह OBC दिखे और मैं खुश हो जाऊँ कि मोदी OBC है। दलित चाहता है दलित दिखे, और आदिवासी चाहता है आदिवासी दिखे। अगर यह समझ सोशल जस्टिस के लोगों की है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। सोशल जस्टिस की समझ प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की है।
हमारा विचारधारा एक है जो सोशल, इकोनॉमिकल और जेंडर जस्टिस के मांग तो करता है। दिया तो नहीं, प्रधानमंत्री ओबीसी, सिंबोलिज्म, राष्ट्रपति दलित, अब सिंबोलिज्म। राष्ट्रपति, तो ये सिंबॉलिक विपक्ष क्यों नहीं करा? ममता Exactly. बनर्जी कांग्रेस क्यों नहीं कर हम रही थी? विपक्ष की आलोचना किसी कर ने सकते रोका हैं। था क्या? हम विपक्ष की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी की इसके लिए तारीफ नहीं कर सकते कि दलित को राष्ट्रपति बनाया। मैं और अब न्यूट्रल तौर पे OBC पूछ रहा हूँ, एक प्रोफेसर के नाते, एक समाज वैज्ञानिक के नाते, लक्ष्मण यादव, क्या किसी पार्टी विशेष की बपौती है सोशल जस्टिस, या जो सोशल जस्टिस करते हुए दिखेगा उसके साथ समाज जाएगा? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय नहीं कर सकती। मेरी तो चिंता ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने, उसके बाद क्या दलितों के बुनियादी जीवन में, उनके साझा हितों में क्या बदलाव आया? कौन सा ऐसा निर्णय लिया गया राष्ट्रपति रहते हुए जो दलितों का राष्ट्रपति न होने के बावजूद नहीं लिया जा सकता था? यही सवाल द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाए जाने पर होगा। जो सवाल आदिवासी समाज का है, उसके लिए क्या नीति बन रही है? मैं खुश उस नीति से होऊंगा, मैं खुश उस विचारधारा के काम से होऊंगा जो भारत के संविधान मंडल कमेटी, ओबीसी है मोदी जी ना, ओबीसी की सबसे बड़ी सवाल इस समय क्या है? मंडल कमीशन की 2 अनुशंसाएं लागू हुई हैं, 38 नहीं है। ओबीसी अगर है मोदी जी, तो कोई सवर्ण भी, बीपी सिंह क्या थे तो भाई? क्या हाँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बीपी सिंह ओबीसी थे, अर्जुन सिंह ओबीसी थे। हम बीपी सिंह और अर्जुन सिंह को भी अपना मानते हैं, क्योंकि वीपी सिंह ने संयुक्त मोर्चा की सरकार में समाजवादी पृष्ठभूमि पर खड़े होकर के मंडल कमीशन लागू किया। तो इस सिंबॉलिक जो राजनीति कर रही है बीजेपी, इसकी काट क्या है? क्या अपोजिशन के पास और सोशल जस्टिस वाली पार्टियों के पास इनका काट है? देखिए, उनके पास क्या है, वो सवाल का जवाब वो दें। आपको विश्लेषक मेरे के तौर पास पे क्या लगता मेरे है? पास इसका जवाब ये है कि जनता सबसे मजबूत होती है। हम वो लोग हैं जिनको कोई पॉलिटिकल पार्टी में ना आज तक गए, न कभी टिकट मांगा, न चुनाव लड़े, लेकिन हमें लोग फोन करके जब कहते हैं कि आप हमारी बात बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि वो ईमानदार और मेहनती लोग जो विचारधारा के लिए स्पष्ट हों, सड़क पर जाकर मेहनत करने के लिए कमिटेड हों, वही इसकी काट है। तो आप मानते हैं ना कि सोशल जस्टिस पार्टियों में जो सेकंड जनरेशन का नेता है, उसमें आइडियोलॉजी क्राइसिस है, आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है? हाँ, ये निश्चित तौर पर दिखता है, और जनता भी आपको जवाब दे रही है साहब। कांशी राम साहब ने कभी नहीं सोचा था कि बसपा का ये हश्र होगा कि हाथी नहीं गड़े से। मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी, इतना बड़ा, और वो भी अपनी राजनीति की शुरुआत में ही। कहाँ गई वो राजनीति की विरासत? सामाजिक लोहिया की बात करते हैं ना, लोहिया तो खुलेआम करे थे पिछड़ा पावे 100 में 60, जाति जनगणना की बात अखिलेश यादव ने अब की। लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने को साबित करें, मेरी आपत्ति खत्म हो जाएगी। मैं पॉलिटिकल पार्टियों को कोई प्रवक्ता तो नहीं। इतना तो मानते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल जस्टिस को लेकर भी एक चैलेंज तो सेट कर दिया है कि आपको आना पड़ेगा, सिंबॉलिक भी आप हमसे कंपटीशन कीजिए। मैं आखिरी टिप्पणी यही करूंगा कि यह चैलेंज निश्चित रूप से विपक्ष के सामने है। यशवंत सिन्हा ही आपको मिले थे राष्ट्रपति पद के लिए, आप रिटायर्ड संघी से बीजेपी को हरा लेंगे। आप उस पूरी विचारधारा के सॉफ्ट हिंदू बन के हार्ड हिंदू को हरा लेंगे। ये कांग्रेस भी कंफ्यूज है और तमाम समाजवादी दल भी इस जगह पे चूक रहे हैं। अरे इसी समय इस देश में स्टालिन जैसा भी एक मुख्यमंत्री है ना भाई। इसी समय तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा से कमिटेड हैं। विचारधाराओं का संघर्ष से संबंधित मानते हैं आपकी विचारधारा के जो जिन पार्टियों ने विचारधारा को छोड़ा है वो गर्त में गए हैं, और बीजेपी दोनों को साधने में कामयाब हो रही है। वो आरएसएस को भी साध रही है और सोशल जस्टिस को भी साथ रही है। मेरे मानने का सवाल ही नहीं है। जनता उनको सत्ता से बाहर की हुई है, तो विश्लेषण वो राजनीतिक दल करें कि क्यों वो सत्ता से बाहर है। आपका क्या आकलन? मेरा आकलन यही है कि विचारधारा केंद्र में चाहिए। बीजेपी रत्ती पर भी विचारधारा समझौता नहीं करती है। बीजेपी अपनी विचारधारा पर कमिटेड रह करके आपको प्रतिनिधित्व दे रही है। लेकिन मेरी चिंता किसी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कल को आप किसी यादव को बना देंगे कि राष्ट्रपति बन गया यादव तो, या ओबीसी बन गया तो ओबीसी का भला हो जाएगा। अरे मुझे भला चाहिए ओबीसी समाज का, आदिवासी समाज की जो चिंता है, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो अडानी खरीदेगा, फाइल आपके सामने आएगी। एक तरफ आदिवासी सड़क पर लड़ते हुए होंगे, उनकी तस्वीर होगी, एक तरफ अडानी की फाइल होगी, आप किस पे साइन करेंगे? वो जो कलम में ताकत चाहिए ना, वो समाज के लिए हो, वो जनता के लिए हो। मुझे वैसा प्रतिनिधित्व चाहिए। मुझे सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। जो सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व तो सामाजिक न्याय नहीं है, बीजेपी ये बात समझती है। इसलिए मैं बीजेपी के न्याय को सामाजिक न्याय नहीं कह रहा हूँ। मुसलमानों की लिंचिंग करवाइए और उसके बाद बनाइए एक शाहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी को, दानिश अंसारी को। जो दानिश अंसारी कभी ये आंख में आंख मिला करके अपने समाज को बता पाएंगे कि मुझे मौका मिला था तो मैंने तुम्हारे लिए न्याय किया था वीपी सिंह ने, किया था अर्जुन सिंह ने, किया था कांशी राम ने, और तमाम लोगों ने किया। भारत का संविधान लागू हुआ। तो आप मानते हैं कि जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को लेकर चूक कर रही है? सोशल जस्टिस वाली नहीं, कांग्रेस का क्या हाल है, उसे आपके पास लीडर्स नहीं है।
आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करने को तैयार नहीं। आप चुनाव हारते हैं, आप विश्लेषण नहीं करते, आप समीक्षा बैठक नहीं करते, आप कोई संगठनात्मक बदलाव नहीं करते। बीजेपी कम से कम ये तो कर रही है, 70 साल बाद दे रही है प्रतिनिधित्व। बीजेपी खराब कर रही है, आप अच्छा करो, ये तो हम तो कह रहे हैं। वामपंथी दलों को सुधरते सुधरते भाकपा माले एक पार्टी है। भाकपा माले एक ऐसी पार्टी है जिसको इस बात समझ में आ गई, वो आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों के लिए लड़ गई ना, वो टिकट किसको देती है। तो ये सपा बसपा आरजेडी के सामने एक चुनौती है साहब। आप अपनी जनता से संवाद करो, क्या सुधार किया आपने, एक बार चलो ना जनता के बीच, सड़क से सड़क अपने लोगों को जुटाओ फिर से और कहो कि बीजेपी कितना बड़ा विनाश कर रही है, पीढ़ियां विनाश कर रही है और कुछ लोगों को मुहर बना करके आगे कर दे रही है। जैसे आप लड़ने जाएंगे ना, ओबीसी कहेगा कि ओबीसी को कुछ नहीं मिला तो मोदी को आगे कर देगी, दलित कहेगा दलितों को कुछ नहीं मिला तो रामनाथ कोविंद को आगे कर देगी, कल को आदिवासी लड़ेंगे तो कहेगा 70 साल बनाया, 70-75 साल बाद हमने तो बनाया राष्ट्रपति, तुम हमसे क्यों कह सकते हो। ये सबसे बड़ा खतरा है। हमारे मिशन मूवमेंट, हमारे समाज की ज़रूरत, हमारे जनता की आवाज़, पीढ़ियाँ खप गईं तब जाकर के एक विचारधारा, एक संघर्ष बनता है। कोई चुनाव नहीं लड़ा था कबीरदास ने, रविदास ने, बुद्ध ने, कोई चुनाव नहीं लड़ा था ज्योतिबा फुले और पेरियार ने। लोहिया कभी पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से बहुत बड़े नेता नहीं बने। डॉक्टर अंबेडकर कोई ढंग से चुनाव के लिए नहीं जीत पाए, लेकिन वो लोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने एक विचार दिया है। आप सिंबॉलिक विचार, बीजेपी कह रहे हम इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। नो, आप सिंबॉलिकली उनको आगे बढ़ा रहे हो जो उनके विचार के नहीं है, केवल उनकी जाति के हैं। और सामाजिक न्याय का मतलब जाति नहीं है। इसका जवाब मैंने दिया कि वीपी सिंह सवर्ण थे और फिर भी वीपी सिंह को गालियां मिली सवर्णों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। भगत सिंह कौन थे? तो क्या बीजेपी सिंबॉलिक SC ST OBC माइनॉरिटी को धोखा दे रही है? बहुत गहरा धोखा है, जिसको प्रतीकात्मक जनता को आप जब तक समझाने जाएंगे ना कि मोदी के ओबीसी होने, रामनाथ कोविंद के दलित होने, द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी होने से तुम्हारा कोई भला नहीं है, ये बात आपकी कोई नहीं मानेगा। वो आम जनता जो बहुत कमजोर बनाई गई है, साजिशन बनाई गई है, वो इस बात को मान लेगी और एक बहुत बड़ा वोट बैंक उधर शिफ्ट होगा। मेरी चिंता ये नहीं है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, मेरी चिंता ये है कि वो लड़ाइयाँ कमज़ोर होंगी जो विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही थी। कुछ चंद व्यक्तियों को आगे करके विचारों को मारा जा रहा है। बीजेपी वह सामाजिक न्याय कर रही है, हमारा सामाजिक न्याय। और ठीक बात है, इसमें सपा ने गलती की, बसपा ने गलती की। आपको राज्यसभा की सीटें मिली तो आपने किसको भेजा, आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुनना हुआ तो आपने किसको चुना। आपने जो न्याय नहीं किया वो कर रहे हैं। लेकिन अब तो कम से कम आप तो बदलो। नहीं बदलोगे तो राजनीति से इतर, बतौर समाजशास्त्री, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, मेरी चिंता मेरे समाज को लेकर के है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विचार ही बचा सकता है। जाति केंद्र में नहीं है, सामाजिक और आर्थिक न्याय वह जब तक नहीं होगा, विचारधारा केंद्र में नहीं होगी, बीजेपी से आप लड़ नहीं पाएंगे। बीजेपी ने सिर्फ कांग्रेस को ही खत्म नहीं किया है, आप जान लीजिए, सोशल जस्टिस की बहस को फिर से उसने जिंदा किया है। और एक चैलेंज है बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए कि तुम जो अपनी आइडियोलॉजी को भूल चुके थे उस आइडियोलॉजी पर आओ। बीजेपी और RSS अपनी आइडियोलॉजी पर काम कर रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।